हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जय हिंद। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी पेडागॉजी के बारे में। एक क्लास में संपूर्ण पेडागॉजी क्लियर होगी आपकी सीटेट, और सीटेट में 15 क्वेश्चन आपकी हिंदी पेडागॉजी में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 15 हिंदी पेडागॉजी होगी और 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट से होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। हिंदी की पेडागॉजी फर्स्ट पार्ट है, जिसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन, पूरी की पूरी पेडागॉजी एक ही वीडियो में कंप्लीट की जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं। पहली पॉइंट क्या है? लर्निंग एंड एक्विजिशन, जिसमें हम बात करते हैं कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कहना, बोलना, उच्चारण करना। तो भाष शब्द का अर्थ क्या है? कहना, बोलना, उच्चारण करना। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भाष शब्द से हुई। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। भाषा मुख से निकलने वाली सार्थक शब्दों, वाक्यों का एक समूह है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के रूप की बात करेगा तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। क्या है? मौखिक और लिखित न है। भाषा अर्जन एवं अधिगम, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, इस बार भी आ सकता है कि भाषा कैसी है? यह अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं। यानी आप भाषा पेट से, गर्भ से सीख कर नहीं आते हैं, या आप समाज और परिवार से ही सीखते हैं। बच्चा 3 प्रकार से भाषा अर्जित करता है। कैसा? अनुकरण से, अभ्यास से, पुनरावृत्ति से। तो किस तरह से अर्जित करता है बच्चा? 3 प्रकार से भाषा अर्जित करता है, अनुकरण से, अभ्यास से, पुनरावृत्ति से। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा सीटेट का यहाँ से। भाषा अधिगम यानी भाषा के सीखने के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यहाँ पे नियमबद्ध होगा, व्यवस्था है, क्योंकि देखिए हर भाषा का क्या होता है, अपना व्याकरण होता है, उसी के अनुसार आप भाषा सीखते हैं। नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। कैसे? आप वो कहते हैं ना कि आप हर कोर्स में जाएंगे, एक कोर्स बाद क्या हो जाएगा, भाषा परिवर्तित हो जाती है। आपकी यूपी में ही कई भाषाएं चलती हैं, बिहार में आप चले जाएंगे वहाँ की भाषा अलग है, पंजाब की अलग है, पंजाबी, राजस्थान, गुजरात, सभी जगह भाषा क्या है, अलग अलग है। भाषा का प्रभाव जटिल से सरलता की ओर होता है, तथा भाषा क्या है, सर्वव्यापक है, यानी सभी जगह है। आप कहीं भी जाएंगे भाषा आपको मिलेगी ही मिलेगी। संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में क्या होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, और हमेशा उससे कोई ना कोई टच में रहता है, बातचीत करता है, हमेशा कोई ना कोई उसके पास रहेगा। तो इससे क्या होगा, उसका भाषा विकास जल्दी होगा और तेज़ी से होगा और अच्छा होगा। भाषा के सीखने के लिए संबंध भाषा का वातावरण होना आवश्यक है। अगर वातावरण ही नहीं है आपका, अगर जैसे आपको एक दूसरी लैंग्वेज सीखना, मान लीजिए हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट हैं, आपको इंग्लिश सीखना है, तो अगर उसका वातावरण आपको नहीं मिलेगा उस भाषा का, तो आप कभी वो भाषा नहीं सीख सकते हैं। ये लैंग्वेज की खासियत है। भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है। जाहिर सी बात है, अगर आप तो ये क्वेश्चन देखिए, सीटेट का एक क्वेश्चन भी आया है, भाषा में मुख्य क्या होता है, तो उच्चारण की स्पष्टता होती है। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको अलग अलग आंसर बता देंगे, वो गलत है, आप पेडागॉजी के हिसाब से चलिएगा। तो भाषा में क्या मुख्य है? उच्चारण की स्पष्टता। अगर आपने उच्चारण ही नहीं किया ढंग से, तो सामने वाले को क्या समझ में आएगा आप क्या बोल रहे हैं? तो ये क्या है? उच्चारण की स्पष्टता। भाषा की कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि भाषा के भूमि पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, मतलब सबको एक साथ लेकर चला जाए। ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम किसी बच्चे को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उसको पीछे छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती है, उसे भी साथ लेकर चलना होगा। ये एनसीएफ भी कहता है, सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तो फेमस है ही भाई, भूलोगे नहीं, हालांकि काम आएगा ये आपके पेपर में भी। भाषा के विविध प्रयोग से ही भाषा की विविध कुशलता आती है। मतलब आप जितना भाषा का प्रयोग करेंगे, आप उतना भाषा में निपुण होंगे। देखिए, बोलने की शैली आपकी कब आती है? जब आप बोलते हैं, चीज़ों को प्रयोग करना चालू करते हैं। इंग्लिश कैसे आएगी? बिना आप कोई बोले थोड़ी ना आ जाएगी ना। तो भाषा का क्या होगा, जब तक आप कोई भी लैंग्वेज को बोलना नहीं स्टार्ट करेंगे, वो आपको नहीं आएगी, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसका काम नहीं आएगा, वो आप नहीं यूज कर सकते हैं। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, वह सीखने की प्रक्रिया का एक सार्वभौमिक हिस्सा है, जो समय के साथ दूर होने लगती है। जी हाँ, पहले आप क्या करेंगे, गलती करेंगे। कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हैं, शुरू में आप जैसे
एक बच्चा होता क्या पूरा वर्ड नहीं बोल पाता है, बबलिंग स्टेज होती है शुरू में उसकी, तो पूरा नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो हर शब्द को बोलने लगता है। शुरू में आप त्रुटियाँ करेंगे, गलतियाँ करेंगे, लेकिन बाद में वो सही हो जाएंगे समय के साथ। बच्चे विद्यालयी शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताएं और नियम की आत्मसात का पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। जी हाँ, बच्चा जब विद्यालय जाता है उससे पहले उसे भाषा का काफ़ी ज्ञान होता है, क्योंकि वह अपने परिवार से, समाज से भाषा सीख चुका होता है, परिवार के लोगों से। इसीलिए कहते हैं जो संयुक्त परिवार है वहाँ भाषा का विकास अच्छा होता है, क्योंकि भाषा लगातार बच्चा किसी न किसी के कांटेक्ट में रहता है, तो उससे क्या होता है उसका विकास जल्दी जल्दी होता है और भाषा उसमें तेज़ी से वह भाषा को आत्मसात करता है, नए नए वर्ड सीखता है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, मतलब क्या प्रिंसिपल हैं, क्या सिद्धांत हैं आपके टीचिंग के, भाषा प्रशिक्षण के, भाषा शिक्षण के क्या सिद्धांत हैं। शिक्षण सामग्री का उपयोग सदुपयोग करने के लिए कुछ शिक्षण सूत्र, टीचिंग मेथड्स और सिद्धांत, मेथोडोलॉजी आदि का पालन करना होता है। ये सूत्र सिद्धांत उसके शिक्षण की खाद हैं। पोषण, देखिए पौधों में जैसे खाद का काम किया जाता है ना, वैसे ही जो शिक्षण सूत्र और सिद्धांत हैं ये भी क्या है, भाषा की खाद के रूप में है। इसी के बल पर वह अपने शिक्षण को समृद्ध बनाता है। जो आपका टीचर होता है वो कैसे समृद्ध बनाएगा, जब उसे भाषा का अच्छा ज्ञान होगा, अच्छे अच्छे मेथड्स आएंगे, उसे एक से अधिक मेथड नहीं आएंगे तो वह नहीं सिखा सकता, आपको ज्ञान नहीं दे सकता है, क्योंकि हो सकता है हर बच्चा अलग अलग तरीकों से सीखता है। नियोजन का सिद्धांत, कक्षा में जाने से पूर्व पाठ की तैयारी, क्या होता है, नियोजन का सिद्धांत है। दूसरा, शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन का सिद्धांत क्या है, शिक्षक का दूसरा कार्य है कि वह शिक्षण सूत्र के सिद्धांत को अपनाए, मतलब टीचिंग मेथड्स को अपनाएं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी लेसन हमें पढ़ाना होता है हम क्या कहते हैं, प्री प्लानिंग करते हैं कि नहीं, लेसन प्लान बनाते थे ना, आप कॉलेज जब जाते थे, अगर आपने रेगुलर किया होगा तो आपको मालूम होगा, नॉन रेगुलर वाले भी जानते होंगे इतना, क्योंकि आपने टीचिंग तो की ही होगी। और शिक्षण सूत्र में कौन कौन से शिक्षण सूत्र आते हैं, तो क्या, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, आगमन से निगमन, अनिश्चित से निश्चित। ये क्या है, प्रयोग है। थर्ड पॉइंट क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, भिन्न भिन्न भाषा परिवेश परिस्थिति से आए बच्चे भी अपनी भिन्नता के बावजूद पढ़ सकें। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है क्योंकि एक ही जगह पे अलग अलग जगह से लोग आके पढ़ते हैं, अलग अलग जगहों के लोग आके विद्यालय में पढ़ेंगे, तो आप उसका भी ध्यान रखेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता जो होगी उसको भी आप ध्यान रखेंगे। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, सुनना बोलना फिर पढ़ना लिखना। पहले क्या था, सुनना बोलना, पहले बच्चा सुनेगा देन बोलेगा फिर पढ़ेगा तभी क्या करेगा, लिखेगा। तो ये क्रम याद रखिएगा, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये क्रम आता है। सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर फिक्स दे के जाएगा आपको, ये किसी न किसी सब्जेक्ट में पूछ लेगा, चाहे आपको सीडीपी में ही डाल देगा, कोई भरोसा थोड़ी ना उसका। रुचि का सिद्धांत, किस चीज़ में रुचि है। अगर देखिए बच्चे की रुचि, आप अगर अच्छा पढ़ाएंगे, आपका शिक्षण का तरीका अच्छा है, विधि का अच्छी प्रयोग करेंगे, लिखा है ना विभिन्न शिक्षण सूत्र और शिक्षा विधियों का प्रयोग करेंगे, तो बच्चे को क्या होगा, उसमें रुचि पैदा होगी और वह भाषा को सीखेगा, अन्यथा नहीं सीखेगा। अनुकरण का सिद्धांत, बच्चे अपने से बड़ों व अध्यापकों के क्रियाकलापों का अनुकरण करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षक का अपना उच्चारण साफ और शुद्ध होना चाहिए। आप अगर सही से उच्चारण नहीं करेंगे, आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा, तो बच्चे भी गलत ही सीखेंगे, क्योंकि वह आपका ही अनुकरण करेंगे, आपसे ही सीखेंगे, बड़ों का अनुकरण करेंगे, उन्हीं से सीखेंगे। अगर बच्चे अपने घर में भी गलत प्रोनाउंसिएशन सीख के आते हैं तो भी वो गलत ही रहता है, गलत अगर उच्चारण रहेगा तो वह गलत ही रहेगा। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्यूरियोसिटी का सिद्धांत की बात की गई है। बच्चों को सजग सतर्क बनाने हेतु पठन वाचन लेखन के साथ साथ उनके नए नए कार्य, तरह के अभ्यास, मतलब जो भी नए नए कार्य हैं उनका अभ्यास, श्रुत लेखन, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। देखते हैं इमला वगैरह बचपन में लिखाया जाता था, किस लिए लिखाया जाता था, इसीलिए होता था क्योंकि जब तक उसमें क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी, साहित्यिक कार्यक्रम वगैरह का
कोई भी नाटक वगैरह का आयोजन करते हैं, किसी प्रकार का प्रायोजन किया नहीं जाएगा तो बच्चे नहीं सीखेंगे नया नया। क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी तो बच्चा कभी भी सीखेगा ही नहीं। शिक्षण का अच्छा सा उपयोग नहीं करेंगे तब भी बच्चा नहीं सीखेगा। नेक्स्ट है प्रेरणा और पुनर्बलन का सिद्धांत। जिस कौशल में बच्चा अधूरा कमज़ोर है उस कौशल का अभ्यास करवाया जाए। मतलब जिसमें बच्चा कमज़ोर है उसका क्या करेंगे, अभ्यास करवाएंगे, पुनर्बलन दिया जाएगा, फिर से उसे उस चीज़ के बारे में बताएंगे जिससे उस कार्य का उसका सुधार या रुचि उसमें जागृत हो सके। सहानुभूति का सिद्धांत। शिक्षक का व्यवहार प्रेम भरा सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। आप बच्चे को डांटेंगे मारेंगे नहीं, यह शिक्षक का कर्तव्य है। परिपक्वता का सिद्धांत। शिक्षक अपने कार्य में परिपक्व हो, वह सही बोले, प्रभावशाली बोले। यानी आप ऐसा बोले ना कि अट्रैक्टिव हो, बच्चे उसे सुने। आप एकदम सही बोलें, साफ साफ बोलें, धीरे धीरे बोलें, आराम से बोलें, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे बच्चे को आपको पढ़ाना बहुत तेज़ी से नहीं सुन पाएगा। भाषा में 5 आधारभूत कौशल होते हैं। कितने? 5 आधारभूत कौशल। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये 4 तो आपको सीटी में पूछेगा। एक और पूछ सकता है, इस बार चिंतन करना है, नया है। 5 आधारभूत स्तंभों का काम सरल से कठिन के क्रम में है। पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, पहले फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा और फिर थिंकिंग करेगा, यानी चिंतन करेगा। ऐसा कहा जाता है कि हमारे दिनचर्या का 45% समय सुनने में, 30% बोलने में तथा 25% पढ़ने में और लेखन में व्यतीत होता है, और चिंतन में यह प्रश्न अनुत्तरित है। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार चिंतन करता है। मतलब जिसकी सोचने की क्षमता जितना ज़्यादा वो उतना अधिक चिंतन करता है। भाषा हमारी इस बौद्धिक क्षमता की आवृत्ति है। मतलब भाषा का ज्ञान होगा तो वह आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ाता है। भाषा के क्या क्या प्रकार होते हैं? भाषा एक तो औपचारिक होगी और एक औपचारिक होगी, एक अनौपचारिक होगी। अनौपचारिक जो होगी माता पिता, घर परिवार, परिवेश, पड़ोस, समाज, जनसंचार माध्यम, या क्या है, अनौपचारिक है। सीटेट में क्वेश्चन आता है भाषा के प्रकार से, कौन अनौपचारिक है, कौन औपचारिक है। सीटेट में आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ से। औपचारिक क्षेत्र के पढ़े लिखे समाज द्वारा स्वीकृत भाषा होगी आपकी क्या है, औपचारिक। कॉलेज, विद्यालय, स्कूल, ये सब क्या है, औपचारिक भाषा देंगे। क्या? औपचारिक। अनौपचारिक लेकिन आसपास का, पास पड़ोस, घर परिवार, माता पिता, परिवेश, जनसंचार माध्यम, में सब क्या है, अनौपचारिक है। मातृभाषा। घर की बोली को मातृभाषा कहा जाता है। किसको? घर की बोली को मातृभाषा कहा जाता है। मातृभाषा घर की बोली को कहा जाता है। औपचारिक शिक्षा में मातृभाषा का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष की भाषा से होता है जिसके माध्यम से उस क्षेत्र का पढ़ा लिखा समाज विचार विनिमय करता है। मातृभाषा में बच्चों को ज्ञान के विकास में सहायक होती है। जी हाँ, कहते हैं ना, किसी भी मातृभाषा में अगर बच्चों को ज्ञान दिया जाए तो वह बच्चा आसानी से उसको सीख सकता है। बहुत से बच्चे अच्छे डिग्री, बड़ी बड़ी डिग्री, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, इस फील्ड में नहीं जाते हैं क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। वो डरते हैं, अंग्रेजी एक लैंग्वेज से वो डरते हैं। उनको चीज़ें आती हैं लेकिन वह फिर भी डरते हैं। ऐसा यूपी बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा जी। मातृभाषा विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। जी हाँ, क्योंकि बच्चा सबसे पहले मातृभाषा को ही सीखता है, घर परिवार से सीखता है, आस पड़ोस से सीखता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। आपके नई एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी है 2020, इसमें भी कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राइमरी एजुकेशन जो है 1 से 5 तक की, उसको बच्चों को किस में दिया जाए, तो उसको आप उसको उसकी मातृभाषा में ही दें। भाषा शिक्षक के कार्य क्या होते हैं? शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। अर्थात आप जैसा प्रयोग करेंगे बच्चे भी एज इट इज आपको कॉपी ही करते हैं। तो आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, शुद्ध उच्चारण के साथ होनी चाहिए। शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय सामान्य बोलचाल की भाषा प्रयोग करना चाहिए। सामान्य बोलचाल की भाषा इसलिए क्योंकि अत्यधिक क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे बच्चे समझ नहीं पाएंगे, बच्चे छोटे होते हैं। अर्थात उनके सामने सामान्य बोलचाल की भाषा जो कि आम दिनों में आप आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, उन्हीं वर्डों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। भाषा शिक्षक को कक्षा और कक्षा से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ को आप प्रयोग नहीं करोगे
तो उसको आप आत्मसात नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जिस चीज़ का जितना प्रयोग करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उसको आप उतना जल्दी सीख सकते हैं। भाषा शिक्षक को बच्चों को भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोग से परिचित कराना चाहिए। मतलब एक ही चीज़ को हम कई प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, इस बारे में भी आपको चर्चा करना चाहिए और इसका ज्ञान आप अपने बच्चों को देंगे। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है समग्रतावादी दृष्टिकोण, यानी समग्र से सोचेंगे आप, फैलाव मतलब पूरा सबके बारे में सोचेंगे, ना कि आप केंद्रित नहीं सोचेंगे, मतलब केंद्र की तरफ नहीं सोचेंगे, फैलाव सोचेंगे आप, फैलाव, केंद्र से बाहर की तरफ, चारों तरफ सोचेंगे। श्रवण क्षमता कौशल के विकास की शिक्षण विधि। श्रवण क्षमता कौशल के विकास की शिक्षण विधि क्या है? अनेकों विधियों प्रवृत्तियों द्वारा बच्चों के श्रवण कौशल यानी सुनने के कौशल को सुधारा जा सकता है। यह कुछ शिक्षण विधियों के लिए निम्नलिखित है: कक्षा शिक्षण, पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं गतिविधियाँ, कक्षेतर गतिविधियाँ। ये क्या है? श्रवण कौशल की हैं ये तीनों: कक्षा शिक्षण, पाठ्य सामग्री क्रियाएं गतिविधियाँ एवं कक्षेतर गतिविधियाँ। कक्षा शिक्षण क्या होता है? शिक्षक द्वारा आदेश निर्देश, बाल गीत वगैरह, काव्य पंक्तियाँ पढ़ना। बच्चों को क्या होता है? कहानी पढ़ना सुनना अच्छा लगता है तो कहानी सुनना, प्रशंसा, अभिव्यक्ति। पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं? कक्षा में पाठशाला के मंच पर कविता वाचन प्रतियोगिता, आशु भाषण, वाद विवाद, समाचार वाचन या उन वाचन के द्वारा श्रवण कौशल में सुधार लाया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को रोज समाचार का वाचन करवा सकते हैं, न्यूज़पेपर जो होता है उसका वाचन करवा सकते हैं, समाचार पत्र का। कक्षेतर विधियाँ क्या हैं? कक्षा से अलग होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेकर बच्चा सजग और सचेत रहता है। इन गतिविधियों द्वारा मन एवं मस्तिष्क क्रियाशील होता है और श्रवण शक्ति में सुधार होता है। नेक्स्ट क्या है? बोलने का मौका। बोलने का यानी मौखिक कौशल। सुनने के बाद बोलने की आता, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, याद रखिएगा। देन तार्किक थिंकिंग करना। तो सुनने के बाद बोलने की कुशलता आती है। सुनना और बोलना घर परिवार से सीखे हुए कौशल माने जाते हैं। तो घर परिवार के कौशल सुनना और बोलना, पहले जो दो प्राथमिक हैं वो, इन्हें श्रेष्ठ बनाती है पाठशाला। यानी इन्हें श्रेष्ठ कौन बनाती है? पाठशाला। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? या घर परिवार से ही जाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक व्यवहार में वक्ता के साथ साथ श्रोता का होना आवश्यक है। यानी मौखिक व्यवहार में वक्ता के साथ साथ श्रोता, सुनने वाला होगा तभी ना आप बोलेंगे। इसमें क्या जरूरी है? शुद्ध उच्चारण, विचारों में क्रमबद्धता, उचित अनुपात, बालघात और गति। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन बहुत आता है सीटेट में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या जरूरी है भाषा में? तो शुद्ध उच्चारण जरूरी है, स्पष्ट उच्चारण जरूरी है। ये पहला ऑप्शन यही मारेंगे। अगर वो ये नहीं होगा तब आप आगे जाएंगे क्रमबद्धता और उचित अनुपात और बदलाव या गति में, लेकिन पहले आप शुद्ध उच्चारण को ही मारेंगे। राइट आंसर शुद्ध उच्चारण ही होगा आपका। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा चैप्टर है आपका भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। यानी किसी भाषा में व्याकरण की क्या भूमिका होती है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण भाषा की अनुगमनी है, मतलब बिना व्याकरण के आप भाषा को शुद्ध लिख नहीं सकते हैं, तो या पढ़ नहीं सकते हैं। और पतंजलि ने कहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्याकरण शब्दानुशासन। व्याकरण क्या है? शब्दों का अनुशासन है। पहले भाषा का विकास होता है तब उसका व्याकरण बनता है। यानी व्याकरण बाद में आई, भाषा पहले आती है। याद रखिएगा, व्याकरण बाद में आती, भाषा पहले आती। ये भी इम्पोर्टेंट सीटेट के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। पहले भाषा आती फिर व्याकरण बनती है। भाषा शिक्षण में व्याकरण जानना अनिवार्य है। बिना व्याकरण जाने आप भाषा का शिक्षण नहीं कर सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के सार्थक प्रयोग से ही शब्द, शब्द के पद, पदों से वाक्यांश और वाक्यांशों से वाक्य बनते हैं। तो क्या जरूरी है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है भाषा की। व्याकरण के रूप, व्याकरण के 3 रूप होते हैं। औपचारिक रूप पहला क्या है कि इसमें व्याकरण की पुस्तक होती है, औपचारिक रूप, और विविध ढंग से क्रम पूर्वक व्याकरण के नियम वगैरह उपनियम जितने भी होते हैं, यहाँ नियम का होता है। औपचारिक का मतलब नियम कानून सिखाए जाते हैं। सेकंड है आपका अनौपचारिक,
बच्चा भाषा को अनुकरण के माध्यम से सीखता है। सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने घर परिवार से सीखता है। तो व्याकरण का शिक्षण व्यावहारिक या प्रयोगात्मक रूप से ही करना चाहिए, इसीलिए अनौपचारिक रूप से ज़्यादा अच्छा ज्ञान आता है। ये इम्पोर्टेंट है आपके सीटेट के लिए कि मनुष्य उसी भाषा का पूर्ण पंडित हो सकता है जिसे उसने पहले और उसका व्याकरण उसके बाद में सीखा हो। मतलब भाषा पहले सीखी हो और व्याकरण बाद में। लॉर्ड मैकाले कहते हैं मनुष्य उसी भाषा का पूर्ण पंडित हो सकता है। थर्ड है प्रासंगिक व्याकरण। भाषा के गद्य की पुस्तक पढ़ाते समय उसके उदाहरण की सहायता शिक्षा अलग क्लास में ना देकर भाषा के गद्य की क्लास में ही दी जाती है। मतलब जहाँ पे आपको गद्य के साथ ही व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है वो उसे क्या कहते हैं? आप प्रासंगिक व्याकरण कहते हैं। व्याकरण शिक्षा के उद्देश्य, एक सेकंड थोड़ा, तो हम कहाँ पे हैं? प्रासंगिक व्याकरण में। थोड़ा गले में खराश हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ पे? भाषा के गद्य की पुस्तक पढ़ाते समय प्रासंगिक व्याकरण क्या होता है कि उसी गद्य की पुस्तक के साथ ही हम व्याकरण का ज्ञान भी देते चलें, ना कि अलग से उसका व्याकरण ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, साथ में मतलब चलता रहे। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। व्याकरण शुद्ध भाषा के प्रयोग के प्रति लगाव रुचि पैदा करता है। जो भी शुद्ध भाषा का प्रयोग होता है उसके प्रति लगाव व्याकरण पैदा करता है। यह भाषा के गुणों दोषों की परख करने योग्य भी बनाता है। सामने वाला व्यक्ति सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है इसकी पहचान आप तभी कर सकते हैं जब आपको व्याकरण का ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ध्वनियों के उच्चारण एवं प्रयोग के नियम में परंपरागत करता है। जी हाँ, आप कैसे और कब ध्वनि का इस्तेमाल करेंगे उसका भी उपयोग उच्चारण करने में भी यह आपको पारंगत करता है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार में आने वाले प्रत्येक बिंदु को सही सिखाता है। विराम चिन्हों का प्रयोग करना, मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग, ये सब आप व्याकरण के माध्यम से ही इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। रचनात्मक लेखक में अभिव्यक्ति का आधार स्तंभ बनाता है। देखिए ISPCS वगैरह में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, जहाँ भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है आपको वहाँ पे व्याकरण आपका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद करती है। व्याकरण की शिक्षण विधियाँ क्या हैं? प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण विधि की बात की जाए तो अध्यापक कक्षा में शब्द का शुद्ध उच्चारण करे, उनके लिंग वचन सही हों, अर्थात उनकी मातृभाषा भी हिंदी ही हो। यानी जो जिस मातृभाषा से रिलेटेड हो उसका वही मातृभाषा होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि वह सीख नहीं पाएगा। प्राथमिक स्तर पर विधिवत व्याकरण शिक्षण ना देकर शब्द वाक्य का शुद्ध उच्चारण और प्रयोग सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर क्या होता है बच्चा इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ होता है और व्याकरण के नियम या फॉर्मूले वगैरह नहीं सीख पाता है जल्दी। इसलिए क्या करना चाहिए, उसका शुद्ध उच्चारण के माध्यम से और प्रयोग के माध्यम से ही भाषा का ज्ञान देना चाहिए। यही माध्यमिक स्तर की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या कक्षा 2-3 के पश्चात की कक्षाओं में व्याकरण के नियमों की जानकारी न देकर उदाहरण प्रसंगों तथा नियमों पर बातचीत की जाती है। लेकिन माध्यमिक स्तर पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे उपयोग की जाती है। व्याकरण शिक्षण के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। कौन सी? आगमन विधि, निबंध विधि, खेल विधि और संसर्ग विधि, ये सब प्रयोग की जाती है। संसर्ग विधि क्या है कि इस विधि के पक्षकार कहते हैं कि भाषा व्याकरण पर पूर्ण अधिकार रखने वाले व्यक्ति को लाकर ही बच्चों से बातचीत कराई जानी चाहिए। यानी जो अपने में श्रेष्ठ होगा, जिसको लैंग्वेज अच्छे से आती है, व्याकरण अच्छे से आती है, उसको। सहयोग विधि है इसके बाद आप जानते हैं पाठ्यपुस्तक के माध्यम से है, गद्य और काव्य पढ़ाते समय जो दी जाती है वो है। नेक्स्ट है भाषा विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। भाषा जहाँ अनेक भाषा होगा, अनेक देखो भाषा विविधता जो है वह अपॉर्चुनिटी होती है, ना कि वह नुकसानदेह होता है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन सीटेट में आता है। तो उत्सुकता, नवीनता, ध्यान और प्रेरणा यह चारों कक्षा शिक्षण के 4 मजबूत आधार स्तंभ माने जाते हैं। शिक्षण का अर्थ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं बल्कि उन तक पहुंचाना भी है। शिक्षण का अर्थ क्या है? बच्चों को पढ़ाना ही बल्कि उन तक पहुंचाना भी है। अध्यापक
बनना और अध्यापक होना दो भिन्न तथ्य हैं। अध्यापक बनने के लिए एक डिग्री की आवश्यकता है, जैसे आपने जेबीटी, बीटीसी, डीएलएड, बीएड या बीएलएड किया, वो सब क्या है, डिग्रियां हैं। किंतु एक अध्यापक होने के लिए सतत अध्ययन की अनिवार्यता होनी चाहिए। यानी आप रेगुलर कुछ ना कुछ सीख नहीं रहे हैं तो आप एक अच्छे अध्यापक नहीं बन सकते, आप वही पुरानी बातों पे टिके रहेंगे। शिक्षण में जो आने वाली समस्याएं क्या क्या होती हैं, इसके 3 कोण होते हैं। त्रिकोणीय प्रक्रिया कहा जाता है, शिक्षक, शिक्षण और शिक्षार्थी। शिक्षक किस प्रकार से शिक्षण करेगा, किसके लिए करता है, शिक्षार्थी के लिए। तो भिन्न भिन्न प्रकार के शिक्षण नहीं आएगा तो एक शिक्षक अच्छा शिक्षण नहीं कर सकता है। शिक्षक विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रयोग करके अपने शिक्षण को बहुआयामी बनाता है, मल्टी डायमेंशनल यानी बनाता है। शिक्षण प्रक्रिया में सामान्यतः 3 स्तर पर समस्याएं देखने में आती हैं। शिक्षक के स्तर पर, यानी शिक्षक के पास अगर ज्ञान की कमी है या शिक्षण विधियां वो नहीं जानता है। शिक्षण के स्तर पर वह शिक्षण विधि कर ही नहीं पा रहा, पढ़ा ही नहीं पा रहा शिक्षक। शिक्षार्थियों के स्तर पर, यानी बच्चे ही नहीं है, उनका बैकग्राउंड ही नहीं है, बिल्कुल वह शून्य हुए, तो तब भी शिक्षक को पढ़ाने में दिक्कत होती है या बहुत ज़्यादा विविधताएँ होती हैं, तब भी शिक्षार्थी के स्तर से भी दिक्कत होती है, या बच्चा मान के बैठा है कि मुझे सीखना ही नहीं है तब भी, लेकिन आप सिखाएंगे क्योंकि आपका यह कर्तव्य है। शिक्षक के स्तर पर शिक्षक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित ना हुआ, शिक्षक के ऊपर अपनी मातृभाषा का अत्यधिक प्रभाव हो, यानी वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग करे लेकिन किसी और को ना सुनाई दे। जैसे आप KVS वगैरह में एंट्री लेते हैं, आपको नागालैंड भेज दिया गया, आप यहाँ हिंदी भाषा में बात कर रहे, तो वहाँ के लोगों को नहीं समझ में आएगा सही से, आपको इंग्लिश में पढ़ाना होगा। शिक्षक मानसिक दबाव की परिस्थिति में उलझा हो, यानी वह घर परिवार की दिक्कतों से जूझ रहा हो, विषय का समुचित ज्ञान ना हो शिक्षक को, उसको अगर हिस्ट्री पढ़ाना हिस्ट्री ना आता हो, हिंदी पढ़ाना मान ली हिंदी उसे आती ही ना हो, शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों का पालन नहीं कर रहा हो, टीचिंग मेथड्स नहीं यूज कर रहा हो, TLMs नहीं यूज कर रहा हो, शिक्षण सामग्रियाँ नहीं यूज कर रहा हो। शिक्षण के स्तर पर शिक्षक को भाषा शिक्षण में विद्यालय के साधन सहयोग ना मिल रहे हों, यानी TLM वगैरह कॉलेज में ना हो, संसाधन की कमी हो, पूरे आवश्यकता अनुसार उसे चौक, प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लास, श्याम पट्टी सब ना मिल रहा हो, कक्षा में प्रकाश की कमी हो, हवा वगैरह की कमी हो, कक्षा में छात्रों की संख्या अनुपात से अधिक हो, यानी बहुत ज़्यादा 100-200 बच्चे हों, ऐसी पाठ्य सामग्री हो जो रुचिपूर्ण ना हो, यानी एकदम नीरसलेस हो, चित्र वगैरह ना बने हों उसमें, वो केवल बस लिखी हुई हो, तो वह भी नीरसता का प्रयोग होता है उसमें। सही मूल्यांकन ना कर पाना, मूल्यांकन के पश्चात त्रुटियों की पहचान ना कर पाना, ये सब है। शिक्षार्थियों के स्तर पर बात की जाए तो कक्षा में बहुभाषा से आए हुए बच्चे हों, उनका होना, बच्चों के पास पाठ्यपुस्तक या सहायक सामग्रियाँ का ना होना, पारिवारिक वातावरण का भाषा शिक्षण के अनुकूल ना होना, भाषाई कौशल में पठन लेखन ठीक ना होना या शारीरिक कष्ट होना, इस पे भी शिक्षार्थी का ज्ञान प्रभावित हो सकता है, भाषा शिक्षण नहीं कर पाता है। भाषा कौशल श्रवण कौशल होता है, पठन या वाचन कौशल, मौखिक कौशल, फिर लेखन कौशल। तो श्रवण कौशल 4 भाषाई कौशलों में श्रवण कौशल प्रमुख है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में श्रवण का अर्थ सुनकर भाव अधिगम या भाव को ग्रहण करना होता है। श्रवण में किसी कथन को ध्यानपूर्वक सुनी हुई बात पर चिंतन मनन करने या अपना मंतव्य स्थिर करने और तदनुसार आचरण या व्यवहार करने जैसी जटिल प्रक्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। श्रवण एक मानसिक प्रक्रिया है, मतलब क्या है, जो आपके मन में होगा वो आप बोलने का प्रयोग करेंगे। श्रवण सुनते हैं जब आप, तो आप अपने मन के अनुसार ही सुनना चीज़ें पसंद करते हैं। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में परस्पर बातचीत सहायक होगी। बच्चे जितना आप बातचीत करेंगे उतना वह सुनने के आदी होंगे, वह सुनना स्टार्ट करेंगे। मुख्यतः 3 स्थितियों में सार्थक श्रवण के अवसर मिलते हैं, यथा कक्षा प्रशिक्षण के समय, सहशैक्षिक क्रियाओं के साथ तथा पाठ्येतर क्रियाकलापों के समय। नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, अपने भावों और विचारों को प्रभावी ढंग से सार्थक शब्दों में बोलकर व्यक्त करने को मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। इसके 5 पक्ष होते हैं। शुद्ध उच्चारण, ये हमेशा इम्पोर्टेंट, पहला ऑप्शन यही आप मारेंगे। नेक्स्ट है निसंकोच भाव अभिव्यक्ति, बिना संकोच के अपने भावों को अभिव्यक्त करना। उचित गति यानी बहुत तेज़ी जल्दी ना बोलना, या बालाघात या अनुपात ना बोलना, मतलब रुक रुक कर ना बोलना। उचित हाव भाव,
बोलने के अनुसार एक्सप्रेशंस होने चाहिए, विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी लाइन से होंगे विचार, ऐसा नहीं हो कि पहली बात का दूसरी बात से कोई मेल ही ना हो। मौखिक अभिव्यक्ति के दो होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। साहित्यिक और व्यवहारिक जो होता है वह आपका औपचारिक होता है, परस्पर बातचीत वगैरह ये सब क्या होता है, सुनने बोलने के कौशल के विकास में सहायक होते हैं। पठन या वाचन, हम जितना अधिक पढ़ते हैं उतना अधिक समझने की शक्ति रखते हैं। यह कौशल के रूप में प्रारंभ होता है, योग्यता के रूप में इसकी परिणति होती है। पठन कौशल भी है और योग्यता भी है। पठन एक कौशल भी है और योग्यता भी है। पठन लिपि, प्रतीकों को पहचानना, उच्चारण कुशलता, अर्थग्रहण एवं आशय समझ की योग्यता का समावेश है। पाठ के पठन के स्तर होते हैं, उनकी पंक्तियों का वाचन करना, पंक्तियों की गहराई को समझना, पढ़ना, ये सब क्या है, उनके आशयों को समझना, ये सब पाठ पठन का हिस्सा है। ऐसी पॉइंट है, आप आगे पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। स्वर पठन, इसमें शब्दों का उच्चारण, वाक्यों का शब्द समूहों में विभाजन, अनुपात, विराम चिन्ह आदि प्रभावपूर्ण, इस पे ध्यान दिया जाता है। इसकी मौखिकता पर ध्यान दिया जाता है। मौन पाठन होता है, मन ही मन पढ़ना। इसके अलावा पठन कौशल में असमर्थताएं, दृष्टि संबंधित, अगर आपको दिखेगा नहीं, पढ़ने में दिक्कत होती है, फिर ब्रेल लिपि वगैरह का वहाँ उपयोग होता है। श्रवण और वाक में भी दिक्कत होती है, मानसिक रूप से भी दिक्कत हो सकती है। लास्ट है लेखन कौशल। ब्राह्मी लिपि से हिंदी का जन्म हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है, हिंदी लिपि का जन्म कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। लिखना भी एक तरह का बातचीत करना होता है। देवनागरी लिपि के लेखन के लिए 4 रेखाओं वाली अभ्यास पुस्तिका का प्रयोग किया जा सकता है। लेखन कला का विकास अभ्यास से होता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लिखने में निपुण होंगे। सुलेख अनुलोक उसी का एक हिस्सा है, जो कि आपका छोटी क्लासों में श्रुतलेख वगैरह किया जाता है। जब आप श्रुतलेख करते हैं, सुनकर लिखे गए लेख को कहते हैं। कब होता है श्रुतलेख? बचपन में आपको बोला जाता है इमला वगैरह, वो क्या होता है? श्रुतलेख। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया है ये, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है TLM। छात्रों में पाठ के प्रति रुचि का जागृत करना। क्योंकि TLM क्या होता है, थोड़ा आकर्षित होना चाहिए। बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, वही ना, का आकर्षित होना चाहिए, रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं आप। सीखने की गति में सुधार, यानी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं यहाँ। छात्रों को आर्थिक अधिक क्रियाशील बनाता है, या क्रिएटिविटी लाता है छात्रों में, आखिर यह है क्या? अभिरुचियों पर अनुकूल प्रभाव डालता है। तीव्र एवं मंदबुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना, जटिल विषयों को भी सरल रूप देता है। बालक का ध्यान अध्ययन पाठ की ओर खींचता है। अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप से दिखाता है। वो पदार्थ जो बच्चा नहीं दिख पा रहा, उसको आप TLM के जरिए मूर्त रूप से दिखाते हैं। बच्चों की निरीक्षण शक्ति का भी विकास करता है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सारे क्वेश्चन जितने भी 15 नंबर के क्वेश्चन हैं, आपके 15 नंबर की हिंदी की पूरी पेडागॉजी इसी पे बेस है, जितना मैंने पढ़ाया है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।